नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरदोई से है, जहां महाशिवरात्रि को लेकर डीएम और एसपी ने मंदिरों व गंगा घाट का किया निरीक्षण। डीएम और एसपी ने मंदिर में शिव की पूजा अर्चना की। जनपद में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था और विश्राम स्थलों का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो हरदोई में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है और परसों पहला सोमवार होगा, जिस दिन कांवड़िए और शिवभक्त यहाँ राजघाट आकर के गंगा जल लेंगे, स्नान करेंगे और पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न मंदिरों में जाएंगे, शिवालयों में जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ मनसानाथ मंदिर और शिवनाथनाथ मंदिर है जी। इसके अलावा कुछ शिव भक्त जाते हैं, नैमिषारण्य भी जाते हैं और लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ भी जाते हैं। सभी जो हमारे शिव भक्त हैं या जो कांवड़िए आएंगे उन्हें कोई परेशानी न हो और राजघाट पर यहाँ व्यवस्थाओं को। और अधिक बातचीत करने के लिए संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, सोमवार का इंतजार है और उससे पहले कांवड़ियों को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। इसका निरीक्षण भी डीएम एसपी करने निकले। देखिए, आपको बता दें, आगे आगामी आने वाला जो महाशिवरात्रि त्योहार है, शिव का त्योहार है, जिसको लेकर जिले के डीएम मंगला प्रसाद सिंह, एसपी राजेश द्विवेदी गंगा घाट गए। गंगा घाट का निरीक्षण करके गंगा घाट पर जो कांवड़िए हैं जल लेकर जो है शिव मंदिर जाएंगे। तो उसके बाद डीएम मंगला प्रसाद सिंह और राजेश द्विवेदी एसपी ने जितने भी धार्मिक स्थल शिव के हैं वहां गए और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इंतजाम को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही जो शिव मंदिर है उसका वहाँ उन्होंने पूजन किया, पूजा अर्चना की। डीएम एसपी ने पूजा अर्चना करने के बाद सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महाशिवरात्रि जो त्योहार है जिसको लेकर कोई कोताही न बरते और कांवड़िए जो अपने गंगा घाट जाए, उसके बाद जो जल लेकर मंदिर आए उसको लेकर खासकर तैयारियों के लिए निर्देश दिया है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी को देने के लिए। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में एसडीएम ज्योति मौर्य का समर्थन किया। तो वहीं अखिलेश यादव को घमंडी बताते हुए मायावती को प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा बताया। विपक्ष की गठबंधन और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि प्रत्येक नेता ऊपर जाने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा मायावती का है। कि पुरुष करे तो रासलीला, अब महिला करे तो करैक्टर ढीला। मतलब महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप नौकरी 50% आबादी है, अभी नहीं, आप घबराओ नहीं। लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराऊंगा, कानून ये खुद बनाएगी। आप इस बात को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं महिलाओं को? बिल्कुल बढ़ावा देंगे। नौकरी पाने के बाद आप मनमानी करेंगे? तो आपको बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर जो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और विवादित बयान भी लगातार देते हुए नजर आते हैं। और देखिए, आप एक बार फिर से किस तरीके से अपने बयान में उन्होंने ज्योति मौर्य का समर्थन किया और इसके साथ ही साथ मायावती को लेकर लगातार मुखर ओम प्रकाश राजभर होते हुए आए हैं। विपक्ष की एकता पर भी उन्होंने बोला था कि अगर मायावती उनसे मिलती हैं और मायावती को चेहरा बनाते हैं प्रधानमंत्री का, तब हम विपक्ष के साथ खड़े होंगे। और इसी को लेकर एक बार फिर से मायावती को बताया प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा। तो विपक्ष के पास पीएम के लिए मायावती का सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। और अधिक बातचीत करने के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को जाना जाता है, बेबाक जो बयानबाजियां उनकी देखने को मिलती हैं और एक बार फिर से यही बयानबाजी हम देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जहां ज्योति मौर्य का समर्थन किया है, दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो मायावती को प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा बताया।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखें तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और यही एक वजह है कि लगातार मीडिया में उनके तरह तरह के बयान आते रहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही न्यूज़ वन इंडिया ने उनसे बात की थी, उस दौरान भी उन्होंने इन चीजों को बोला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चूंकि दलित वर्ग से आती हैं, देश में सामान्य वर्ग का प्रधानमंत्री रह चुका है, ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री रह चुका है, लेकिन दलित वर्ग का कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है। कुछ इसी तरीके का बयान आज वाराणसी में उन्होंने दिया है। पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर विपक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेता है, सोनिया गांधी को साथ लेता है, अखिलेश यादव, इन सभी को एक मंच पर लाते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को अगर बुलाया जाएगा तो वो भी उस मंच पर पहुंच जाएंगे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ओम प्रकाश राजभर काफी मजे हुए नेता हैं और लगातार इस तरीके के बयानों के जरिए वो मीडिया में छाए रहते हैं, चाहे वो अखबार हो या फिर टीवी चैनल्स, उनकी सुर्खियां बने रहते हैं। लगातार वो कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से। लगातार वो बयान दे रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती देश की प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे मुफीद चेहरा है। इसकी एक वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में एक ही सीट जीत सकी हो, लेकिन बावजूद इसके 12 से 13% वोट अभी भी उनके पास है और लगातार वो ये बात कहती रही है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई दूसरा प्रदेश, वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार वो कहती हैं कि अकेला चलो की राजनीति पर वो चलेंगी और ये एक बड़ा वोट बैंक जो उनके साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर, जहां आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकामयाब रहे। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। सीधे तौर पर हम देखें तो ओम प्रकाश राजभर के ये बयान उनके वोटर्स को एक स्पष्ट संदेश है कि लगातार वो बीएसपी सुप्रीमो का पक्ष ले रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं। वो चाहते हैं कि दलित वर्ग का एक नेता देश का प्रधानमंत्री बने। ये कहीं ना कहीं एक सिंपैथी गेम है जो लगातार ओम प्रकाश राजभर खेल रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने ज्योति मौर्य को लेकर भी बयान दिया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को छोड़कर चले गए लेकिन उन पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ, कोई उन पर हंगामा नहीं कटा, उन पर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन एक पत्नी ने अपने पति को क्या छोड़ा कि पूरे देश में बवाल मच चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार इसकी खबरें हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो एसडीएम का उन्होंने बचाव किया और इस पक्ष के जरिए कहीं ना कहीं अपना भी एक मैसेज देने की कोशिश की, क्योंकि लगातार ओम प्रकाश राजभर ऐसे मामलों पर बोलते रहे, ऐसे मामलों पर अपनी राय रखते रहे। यही एक वजह है कि लगातार वो इस तरीके के बयानों का केंद्र बने रहते हैं और आज भी कुछ इसी तरीके का बयान उन्होंने ज्योति मौर्य हो या फिर अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, उनको लेकर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए। सियासत में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल जयंत चौधरी के ट्वीट के बाद सियासी हलचल तेज है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाना ही है तो खीर खाओ। जयंत के इस ट्वीट से लोकसभा चुनाव 2024 में उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या सपा के साथ आरएलडी के गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है या जयंत चौधरी के मन में कुछ और चल रहा है? देखते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश। खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, खीर खाओ। जयंत के ट्वीट से सियासी हलचल तेज। क्या अखिलेश से जयंत की नहीं बन रही बात? जयंत के मन में क्या है? आरएलडी का पुराना इतिहास रहा है कि वो अपने सहयोगी बदलती रही है। क्या आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का ताजा ट्वीट इस ओर इशारा तो नहीं कर रहा? दरअसल जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है कि खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ। जयंत के इस ट्वीट ने उस बात को हवा दे दी है जिसमें कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी 2024 से पहले कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन जयंत चौधरी की ये ट्वीट लोकसभा चुनाव 2022 में उलटफेर के रूप में देखे जा रहे हैं।
गौर करने की बात यह है कि इस समय जयंत चौधरी की रालोद और अखिलेश यादव की सपा का गठबंधन है। माना जा रहा है कि पिछले काफी समय से दोनों नेताओं के रिश्ते में दूरी आ गई है। विधानसभा चुनाव में रालोद नेताओं को सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा था और निकाय चुनाव में भी रालोद के क्षेत्र में सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस बात को लेकर रालोद के जमीनी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। अब जयंत चौधरी के इस ट्वीट से फिर राजनीति तेज हो गई है। तो क्या अब दोनों नेता लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं? 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक से इस बात पर बल भी मिला था, जब जयंत चौधरी ने पटना जाने से मना किया था। बहरहाल आरएलडी अपने सहयोगी को बदलने के लिए जानी जाती रही है। आरएलडी ने 2002 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन कर लड़ा था। 2002 में आरएलडी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं उसको 2.48% वोट मिले थे। 2007 के चुनाव में आरएलडी अकेले चुनाव लड़ी। 2007 में आरएलडी 254 सीटों पर लड़ी, 10 सीटें जीती, 3.70% वोट मिले। आरएलडी ने 2012 का चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ा। 2012 में आरएलडी 46 सीटों पर चुनाव लड़ी, 9 सीटों पर जीती, 2.33% वोट मिले। 2017 का विधानसभा चुनाव आरएलडी ने फिर अकेले लड़ने का फैसला किया। 2017 में आरएलडी ने 277 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, केवल 1 सीट जीती आरएलडी। 2017 में आरएलडी की 266 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 2017 में आरएलडी के एक जीते हुए विधायक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। 2022 में आरएलडी ने सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। 2022 में 38 सीटों में चुनाव लड़कर 8 सीटों पर आरएलडी ने जीत हासिल की। चलिए अब एक नजर डालते हैं लोकसभा चुनाव में आरएलडी के प्रदर्शन का, जिससे 2024 की एक झलक मिलेगी। आरएलडी ने 2004 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा। 2004 में आरएलडी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से 2 सामान्य और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। आरएलडी को 4% वोट मिले। आरएलडी ने 2009 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। 2009 में आरएलडी की 5 सीटों पर जीत हुई, 3% वोट मिले। 2009 में आरएलडी का यह अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। 2014 के चुनाव में आरएलडी ने अपना साथी फिर बदल लिया, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 2014 में आरएलडी को कोई भी सीट नहीं मिली, केवल 1% वोट मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा करीब 24 साल बाद एक साथ आए। 2019 में सपा ने अपने कोटे से 1 सीट आरएलडी को दी। 2019 में आरएलडी का खाता भी नहीं खुला, हालांकि उसे 2% वोट मिले। मीडिया का एक वर्ग आज राष्ट्रीय लोकदल के बारे में न जाने कौन कौन सी खबरें चला देता है सूत्र लिख के। कभी पुलाव बनाता है, कभी खिचड़ी बनाता है, कभी बिरयानी बनाता है, न जाने क्या क्या वो ऐसी खबरें लिख देता है जो खुद स्वयं राष्ट्रीय लोकदल ने अभी तक सोची ना हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन आप कैसे सोच सकते हो जब आज तक शहीद किसानों को, 700 किसानों को सम्मान देने का काम नहीं किया भाजपा ने, आज किसान को एमएसपी देने का काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, आज युवा परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है, महिला असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जन विरोधी सरकार जो चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल की कैसे परिकल्पना की जा सकती है? बीजेपी लगातार दूसरी पार्टी को तोड़ने और उनको कमजोर दिखाने बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन खबर तो ये भी है कि पूरे देश में बीजेपी के जो सांसद मौजूदा हैं उसमें से एक बड़ी संख्या में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, इन सारे स्टेटों में एक बड़ी तादाद में बीजेपी के मौजूदा सांसद बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज जयंत चौधरी जी ट्विटर के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर किया है, हमेशा से छोटे दल को समाजवादी पार्टी अपमानित करने का काम किया और अखिलेश यादव जी भी जयंत चौधरी जी को अपमानित करने का काम किया, क्योंकि 23 तारीख को जो पटना में महागठबंधन का बैठक हुआ था उसमें जयंत चौधरी जी को नहीं बुलाया गया। तो जयंत चौधरी जी अपने आप को जो है अपमानित महसूस कर रहा था और इस लोकतंत्र में उन्होंने ट्विटर के माध्यम से
अपनी नाराजगी जाहिर किया है। खैर 2024 का चुनाव सिर पर है। कौन किससे मिले, कौन नया गठबंधन बना ले, कौन उसी गठबंधन में रह जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये सियासत है, न कोई स्थायी दोस्त है न स्थायी दुश्मन। ये अलग बात है, पार्टियां अपनी मर्जी के मुताबिक नया तर्क भी गढ़ लेती हैं। फिलहाल कुछ तो कुछ है, जिससे जयंत चौधरी के ट्वीट ने सियासी हलके में नए अनुमानों की बारिश कर दी है। ये अनुमानों की बारिश पक्की है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और ज्यादा बातचीत करने के लिए आरएलडी विधायक अशरफ अली खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ जी, बहुत स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया पर। जिस तरह से जयंत चौधरी के जिस तरह ट्वीट किया था, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में गहमागहमी बढ़ चुकी है। इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी इस ट्वीट के क्या कुछ मायने रहेंगे? पक्ष में रहेंगे, ओपोजिशन की राजनीति हम लोगों को करनी है और वो 14 तारीख में बेंगलोर में जो मीटिंग है विपक्ष की, उसमें वो जाएंगे। अभी पूरा महादेव आए थे, प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा था और उन्होंने मतलब यही कहा है कि हम लोग जो है विपक्ष में रहेंगे और यहीं से हमारा मतलब हम जो है 2024 के लिए लड़ेंगे और उसमें कामयाब होंगे। जी अशरफ जी, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं आरएलडी का रुख हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे नकारा भी जा रहा है। नहीं, देखें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा के लोग इस चीज को फैला रहे हैं जी। ये उन लोगों का प्रोपेगेंडा है। पहले भी क्योंकि जैन जी विदेश गए हुए थे, इसलिए वो मीटिंग में पटना नहीं जा सके थे, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा था। और आप बताइए कि उस भाजपा के नेता से बात हुई हो? जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खीर जो खीर का उन्होंने जिक्र किया, ये खीर कौन सी खीर बताना चाह रहे हैं जयंत चौधरी? देखिए ये तो खीर और चावल का ये सब चलता है, सावन का बरसात का महीना है और आज आप देखिए जैसे वेस्टर्न यूपी में जो है बिल्कुल बारिश है, सब लोग अपने घरों में कैद हैं, तो अच्छे अच्छे पकवान बना के ऐसे टाइम पे खाते हैं, तो खीर तो बहुत अच्छी चीज है, सबको खानी चाहिए। तो अशरफ जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आरएलडी और सपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर खेमे में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। जी नहीं, देखें ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो गठबंधन के सीट्स के ऊपर बैठ के कोई बात नहीं हुई है। फिर सब दल अभी 14 तारीख में मीटिंग है बेंगलोर में और अभी इलेक्शन में क्योंकि टाइम है, उसके बाद बैठ के सब चीजें तय हो जाएंगी, सॉर्ट आउट होगा। तो देखें हमारे आरएलडी के 9 विधायक हैं, 8 विधायक हम लोग जीत के आए थे, फिर उपचुनाव में खतौली हम लोग मिल के जीते हैं, जिसमें चंद्रशेखर भी हमारे साथ थे, समाजवादी पार्टी सबों ने मिल के जीती है आरएलडी जो खतौली से जो सीट जीती है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये सब भाजपा के लोगों का प्रोपेगेंडा है और जैन जी ने इस पर बयान दे दिया है। सब लोगों को मतलब इस पे विराम लग जाना चाहिए। ठीक है अशरफ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जयंत चौधरी के ट्वीट के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिस तरह से खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी की बात कही और उसके बाद खीर का जिक्र किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में करंट लगने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 2 बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई है। छोटे भाई को बचाने के लिए दौड़ा था बड़ा भाई, बिजली विभाग की लापरवाही से बच्चों की मौत। थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव अजराड़ा का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से परिवार पर आफत आ पड़ी, 2 बच्चों की एक ही परिवार में मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। तो थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव अजराड़ा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां करंट लगने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई है। तो छोटे भाई को करंट लगा था, जिसे बचाने में बड़े भाई ने भी बचाने का प्रयास किया और इसी दौरान दोनों ही करंट की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई है। तो एक ही परिवार में 2 बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो बिजली विभाग की लापरवाही बताई जा रही है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। और अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई, एक ही परिवार के ये 2 बच्चे, परिवार में आफत आन पड़ी है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही इसमें सामने आई है।
देखिए, विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से विद्युत विभाग के जो कर्मी है वो लापरवाही बरतते हैं, उसका कहीं ना कहीं हर्जाना गरीब आदमी को भरना पड़ता है। उसी के बीच अगर देखा जाए तो ये मंडाली थाना क्षेत्र की घटना है। अजराना गांव का मामला है, जहां पर छोटे भाई को बिजली का तार से चुपता देख बड़ा भाई हटाने के लिए पहुंचा था। दोनों भाइयों की मौके पर मौत हुई है। लगातार देखा जाए तो परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो आक्रोश में है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 2 बच्चों की जान गई है। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।